मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ये लगा था कि सुरेश भाई पढ़ करके बोल देंगे, ये याद करके आया हैं उन्होंने। एक बार दोबारा, एक बार तालियां। वंदे मातरम। प्रगति। वंदे मातरम। मेरा नाम अपूर्व शर्मा, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा कि अभी सूरज जी ने बताया, 2019 से मैं प्रैक्टिस में हूं और मेरी फर्म का नाम है त्रिलोक लॉ चेंबर्स। कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस जिसमें मैं करता हूं, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली एसएलपी एक वो पिटीशन को कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। आपको उसमें जनरल हायरार्की जो होती है कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना है, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन आपको स्पेशल पावर देती है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस होती हैं। 5 तरीके की रिट पिटीशंस होती हैं, मैं स्पेसिफिकली उसको अलग से बता दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगती हैं, वो स्पेसिफिकली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है और वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ही उसको हैंडल कर पाते हैं। सेकंड कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस में मेरा क्रिमिनल लिटिगेशन है। मैं इस उन्नति विंग के अंदर जो अपनी लीगल कैटेगरी है, उसमें सूरज भाई के साथ में हम दोनों ही एडवोकेट्स हैं। सूरज भाई सिविल प्रैक्टिस करते हैं और मैं क्रिमिनल और कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करता हूं। स्पेसिफिक जो मेरी प्रैक्टिस के कोर एरियाज हैं, इसीलिए आज मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा कि किस तरीके के केसेस में लेता हूं। क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर बेल और क्वैशिंग मतलब अगर आपके ऊपर गलती से या आपके किसी नोन के ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो डायरेक्टली हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव करके वो केस पूरा लंबा ना चले, उसकी पूरी की पूरी एफआईआर को ही हम जड़ से खत्म कर दे, क्वैश कर दे कि कोई उसका बेसिस ही ना बचे। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, आज 2026 में हम मॉडर्न लीगल प्रैक्टिस के अंदर ट्रेडिशनल वेज जो होते हैं कि आप 2 पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को कोर्ट में लेकर के जाओ और वहां जजेस उसको पूरे को सुनेंगे, 8 साल 10 साल सिविल प्रैक्टिस के जनरली उसमें निकल जाते हैं। अब जो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस आ चुके हैं मार्केट में। आप अपना प्राइवेट कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जाकर के ये बोलना है कि आप हमें जज अपॉइंट करके दे दीजिए। एज पर द लॉ ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, आपको जो आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, वो 12 महीने के अंदर आपके उस केस को खत्म करेगा। आप उसमें रेगुलर हियरिंग भी लगवा सकते हैं, 1 महीने में आप 3-3 4-4 डेट्स पे भी काम कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जज केवल आप ही के केस को सुनेगा। उसी के अंदर प्रॉपर, जैसे केस 5 साल 10 साल लंबा लंबा कोर्ट के अंदर चलता था कि एविडेंसेस होते हैं, फिर गवाही होती है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके लिए प्राइवेट जज होगा, जो हाई कोर्ट के थ्रू एक न्यूट्रल जज होगा, अनबायसली वो काम करेगा। 4th है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, आप अगर एक 10,000 15,000 का मोबाइल फोन लेने के लिए जाएं, या आप लाखों का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से गुड्स या सर्विसेज लें, उसके ऊपर कंज्यूमर एक्ट अप्लाई होता है। एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने कालका जी में एक सैलून की सर्विसेज ली थी, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख रुपए अपने हेयर केयर पे दिया था और 15 दिन के अंदर ही उनके मैक्सिमम हेयर वाइट होने शुरू हो गए थे। तो हमने उनको रिलीफ भी दिला करके दिया था नेशनल कंज्यूमर फोरम से। सिमिलरली एक मेरे पास में एक थोड़ा सा मैं छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं। एक मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उनका आया मेरे पास में कि बेटा एक मैंने एसी इंस्टॉल करवाया था और एसी अब चल नहीं रहा है। मैंने कहा कौन सी कंपनी है? तो उन्होंने कंपनी का नाम बताया। तो मैंने कहा एक लीगल नोटिस भेज के देखते हैं, वरना हम कंज्यूमर कोर्ट में चलेंगे। अब जब वो मेरे पास में इनवॉइसेस लेकर के आए, तो उन्होंने उससे पहले मेरे से पूछ लिया था कि आप लीगल नोटिस का क्या चार्ज करते हो। तो मैंने उनको अमाउंट बता दिया। जब वो इनवॉइस लेकर के आए, तो मुझे पहले तो लगा ये 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, इतने का ही तो एसी लगेगा घर के अंदर, मैक्सिमम 50 हजार रुपए। मैंने उसके अकॉर्डिंग कोट कर दी। बाद में जब वो पता लगा, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो 3 फ्लोर का पूरा बंगलो था, उसके अंदर उन्होंने एचवी एसी लगाया था, जो 18 लाख रुपए का था। और वो 18 लाख रुपए के एसी का पूरा डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे 11,000 के लीगल नोटिस से खत्म हो गया। क्या बात है, तालीम बजा दो भाई, बहुत बढ़िया। तो कोर्ट में लेकर के जाओ केस को, वो मेरी इंटेंशन नहीं रहती है। अगर आउट ऑफ द कोर्ट भी अगर आपका काम अगर अच्छे से हो सकता है, क्योंकि जनरली एडवोकेट्स ये करते हैं कि हम एक फॉर्मल नोटिस दे देते हैं, हम बाकी आगे केस में देखेंगे। मैं नोटिस की स्टेज पे इतना स्ट्रांग नोटिस बना करके ड्राफ्ट करके भेजता हूं कि आपका मैक्सिमम काम वहीं पर ही हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ मिल सकता है, तो हम आउट ऑफ द कोर्ट ही काम करके आपको रिलीफ देते हैं।
फोर्थ, स्पेशलाइज्ड मैटर्स जो होते हैं, सर्विस लॉ के मैटर्स। सर्विस लॉ के मैटर्स जनरली उनके लिए होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनके ऊपर सीसीएस रूल्स वगैरह लगते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रमोशन और ट्रांसफर बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। मेरे जूनियर था, मेरे बाद आया था, लेकिन मेरे से पहले प्रमोशन मिल गया, तो उस टाइप के मैटर्स, या फिर इलीगल टर्मिनेशन के मैटर्स जो होते हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बिना उसके ही अगर मुझे टर्मिनेट कर दिया, तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके मैटर्स होते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मैं पहले भी बोलता हूं, जितना इजी इंडिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है उतना इजी उसको वाइंड अप करना नहीं है। अगर बाय एनी चांस किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का बिजनेस उतना एक्टिवली रन नहीं करता कि अपने वो एसेट्स को पूल करके लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की नौबत आ जाए कि मेरे सारी जितनी भी पूंजी है मैं उसको बेचूं तब जाकर के मेरा उधार चुकता होगा, उसका भी एक प्रॉपर केस चलता है जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एपीलेट ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। उन सब की प्रैक्टिस भी मैं देखता हूं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसिक्यूशन, मेरी स्पेशलाइजेशन जो मैंने एलएलएम करी है वो ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स में ही है। आप मेरे पास में आकर के आपको एक ये बेनिफिट और मिल सकता है कि जनरली आपको मार्केट में ट्रेडमार्क के एजेंट्स और ट्रेडमार्क फाइल करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ट्रेडमार्क के प्रोसेस में आपके जब ऑब्जेक्शंस लगते हैं या ऑपोजिशन लगती है, इसका जो मैं आपको स्पेसिफिक टर्म्स का मैं मीनिंग जो है मैं आपको, आप जब मेरे से R2B करने आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपके फाइलिंग के बाद में जब ऑब्जेक्शंस या ऑपोजिशन लगते हैं या फिर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद में अगर कोई इंफ्रिंजमेंट का केस आपके ऊपर लगता है कि किसी ने आप बोला कि मेरे रजिस्टर्ड मार्क से बिल्कुल सिमिलर है आपका मार्क, तो वो इंफ्रिंजमेंट के केसेस, ऑब्जेक्शन के केसेस, ऑपोजिशन के केसेस के लिए आपको एक काले कोट वाले की जरूरत पड़ेगी। जनरली मार्केट में 90% से ज्यादा लोग सिर्फ फाइलिंग करते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं देखते कि अगर कल को कोर्ट का केस हो जाए। सिर्फ फाइल नहीं करना, ऑब्जेक्शन और ऑपोजिशन अगर आएगा तो उसकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि आप कैसे उस केस को अपने क्लियर करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क को आप एक्टिव करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क दो तरीके से लाई करता है, एक तो ये होता है कि आपका बिजनेस बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन आपके पास ट्रेडमार्क नहीं था तो आपने ट्रेडमार्क फाइल करा। सेकंड ये होता है कि आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रपोज टू बी यूज, तो मैं दोनों तरीके से ही आपकी हेल्प कर सकता हूं। सोशल इंपैक्ट के कुछ केसेस हैं मेरे पास में जो मैंने स्पेसिफिकली देखे हैं, ईडी सीबीआई के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मैं देखता हूं, इसी के साथ में बेल और क्वैशिंग के मैंने आपको बताया क्रिमिनल लिटिगेशन में मैं देखता हूं। ये मेरी यूएसपी है। मैं पिछले 7 साल से जब से प्रैक्टिस में हूं, मैं अपनी कंसल्टेशन रिटर्न में देता हूं। जो भी बात कहते हैं ताल ठोक करके कहते हैं, लिख करके दूंगा कंसल्टेशन में कि आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है, आपके ऊपर अगर आपको कोई सजा मिलेगी या आप ऑपोजिट पार्टी को अगर केस में लेकर के जाओगे तो उनको क्या सजा मिल सकती है, कितनी पेनल्टी हो सकती है, सब कुछ मैं लिख करके देता हूं। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि आप घर जाइए, गूगल कीजिए, अगर मैंने कोई भी चीज आपको गलत बोली है तो कंसल्टेशन की पूरी फीस वापस आज तक मुझे नहीं देनी पड़ी है। थैंक यू। ताली तो बजा दो भाई, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पॉइंट वही, मैं सीधा लिटिगेशन पे, केस पे जंप नहीं करता कि कोर्ट में लेकर के जाओ। अगर आउट ऑफ द कोर्ट भी अगर काम हो जाए, ड्राफ्टिंग हमारी अच्छी होती है, रिसर्च बेस्ड ड्राफ्टिंग होती है, चाहे वो लीगल नोटिस ही क्यों ना हो। मैं लीगल नोटिस में भी केस लॉज डाल करके अपने क्लाइंट के हाथ से भेजता हूं। ये कुछ लीगल मिथ्स हैं जो मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, और रियलिटी में क्या होता है। पुलिस ने बुला लिया है तो अब तो जाना ही पड़ेगा। कोई इसका आंसर देगा कि जाना जरूरी है या नहीं जाना चाहिए? कोई है? कोई हाथ खड़ा करके एक बार। और हाथ खड़ा करने का तरीका यह है कि सीधा हाथ कान से चिपका के। पुलिस ने बुला लिया तो जाना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स का रीजन दे देंगे कमल जी, सबसे पहले आए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसने बुला रहा है। चलो, अगर पुलिस ने बुलाया है, नॉट ऑलवेज यू हैव टू गो। वो आपको बीएनएस में 35 सेक्शन और सीआरपीसी में सेक्शन 41 का नोटिस देंगे, तभी आपको जाना जरूरी है। व्हाट्सएप चैट है तो केस तो बहुत स्ट्रांग है मेरा, ट्रू और फॉल्स? अरे सर आपको पता है, आप मत करो, मैं R2B में डिस्कस हो चुका है। हाँ वंदना जी, वंदना जी, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर जरूरी तो नहीं कि भाई हम जब उनके पास जाए या उनके साथ हम बात करें। हाँ तो वो करेंगे। चलो कोई बात नहीं। अगर व्हाट्सएप चैट पे एडमिशन आ गया कि हाँ मुझे आपके पैसे देने हैं, तो वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं है। वो एक एविडेंस नहीं है, वो आपकी सिर्फ स्टोरी को प्रूव कर सकता है, लेकिन वो एविडेंस नहीं है कि हाँ उन्होंने एडमिट करा है। आई एम नॉट सपोज टू रीपे द लोन इफ आई एम अ गारंटर। लोन के लिए गारंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई आपको तो पता ही है।
गारंटर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लेंडर ने लोन दिया है, बोरोवर ने नहीं लिया, तो गारंटर से भी कोर्ट मांग सकती है। लास्ट एक बिल्कुल क्वेश्चन है, आई कैन नॉट गेट बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल और नॉन बेलेबल का डिफरेंस, हाँ प्लीज। You can get an anticipatory bail. Anticipatory bail is something else. Anticipatory bail is pre-arrest bail. I'm talking about bail in non-bailable offenses. Non-bailable offense का मतलब ये होता है कि जज के डिस्क्रिशन पे बेल मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको अपूर्व